हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी नॉलेजफुल स्टडी ऑफ इग्नू। इस वीडियो में हम MPS 2 के यूनिट 1 अर्थातवादी एवं नव अर्थातवादी उपागम के बारे में पढ़ेंगे। दिस वीडियो ऑफ ओनली फॉर रीडिंग। प्रस्तावना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अनेक प्रमुख उपागमों में से अर्थातवाद विश्व राजनीति की प्रकृति की व्याख्या करने में सबसे अधिक प्रभावी सिद्धांत सिद्ध हुआ है। एक विचारधारा के रूप में इसके वर्चस्व का कारण शायद यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमन की विशेषताओं में युद्ध की स्थिति की व्याख्या करता है, परंतु इसका यह आशय नहीं है कि इसकी मूल अवमान्यताओं में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। जैसा इस इकाई में आप आगे पढ़ेंगे कि अर्थातवाद की कटु आलोचना भी हुई है। इस इकाई का अध्ययन करने पर आपको अर्थातवादी उपागम के गुण दोषों की समुचित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अर्थातवाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में अर्थातवाद, जिसे राजनीतिक अर्थातवाद या रियल पॉलिटिक भी कहते हैं, आज भी सबसे प्रमुख विचारधारा के रूप में देखा जाता है। इसकी उत्पत्ति थियोसिडाइडस द्वारा प्रस्तुत 431 ईसा पूर्व के पेलोपोनेशिया युद्ध के वर्णन में तथा लगभग उसी समय संजा द्वारा चीन में रचित युद्ध की कला द आर्ट ऑफ वार नामक पुस्तक में पाई जाती है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय परिवेश के प्रमुख उपागम के रूप में अर्थातवाद का विकास 20वीं शताब्दी में ही हुआ। वास्तव में इसका उदय अर्थातवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। वह सभी देश जिनके हित समान थे मिलकर रहते थे। यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध ने ध्वस्त कर दिया। बजाय इसके कि विश्व किस प्रकार का होना चाहिए, अर्थातवादियों ने इस बात पर बल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान विश्व जिस रूप में है उसका अध्ययन करे। आदर्शवादी इस बात की खोज में थे कि युद्ध के कारण क्या थे तथा उनसे स्थायी छुटकारा किस प्रकार हो सकता था। स्थायी शांति कैसे संभव हो सकती थी। इसके विपरीत अर्थातवादियों का विश्वास था कि युद्ध स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि मानव की प्रकृति अधिक शक्ति अर्जित करने की है। जहां आदर्शवाद इस बात पर बल देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का संचालन नैतिकता पर आधारित होना चाहिए, वहीं अर्थातवाद का आधार शक्ति की राजनीति और राष्ट्रीय हित का समर्थन है। परंतु इन शब्दों का अर्थ क्या है? जैसे जैसे आप इस इकाई में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट होते जाएंगे। अर्थ समझाने से पूर्व यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अर्थातवाद राज्यों स्टेट्स को विश्व राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण अभिकर्ता एक्टर्स मानता है। इस तथ्य को संप्रभुता की अवधारणा से बल मिलता है। संप्रभुता के द्वारा राज्य स्वतंत्र एवं स्वायत्त इकाइयों के रूप में विश्व व्यवस्था में कार्यरत रहते हैं। राष्ट्रवाद तथा आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ साथ राज्य सुसंगठित राजनीतिक समुदाय बन पाए हैं। इस व्यवस्था में सभी अन्य आस्थाएं एवं संबंध राष्ट्रीय राज्यों नेशन स्टेट्स के अधीन रहते हैं। इस तर्क के आधार पर सभी गैर राज्य अभिकर्ता नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कंपनीज तथा अंत सरकारी संगठन जैसे कि संयुक्त राज्य यूनाइटेड नेशन, आधुनिक विश्व व्यवस्था में गौण स्थान पर देखे जा सकते हैं। इस तथ्य को मानते हुए भी कि गैर राज्य अभिकर्ता अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं और विश्व व्यवस्था के विकास में प्रमुख साझेदारी करते हैं। अर्थातवाद अपनी इस धारणा पर अडिग है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राष्ट्रीय राज्यों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। यह स्वीकार करते हुए भी गैर राज्य अभिकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में भागीदार है। अर्थातवादी यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि राज्य की सुरक्षितता को आज भी कोई चुनौती नहीं दे सकता है, क्योंकि राज्य राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता की इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं। अर्थातवाद के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्य के ऊपर या उससे उच्चतर नहीं है। एक अर्थातवाद या अनेक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्वानों ने इस विषय पर कोई आम सहमति नहीं पाई जाती है कि अर्थातवाद की परिसीमा क्या है। प्रश्न यह है कि क्या अर्थातवाद एक सुविकसित और व्यवस्थित सिद्धांत है, या फिर अर्थातवाद में अनेक किनारे स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है। फिर भी विभिन्न वर्गीकरणकर्ताओं ने प्राय अर्थातवाद के एक छोर किनारे को
अन्य से पृथक करने का प्रयास किया है। सामान्यतः अर्थवादी विचारधारा को दो मुख्य वर्गों या श्रेणियों में रखा जाता है। वह है प्राचीन अथवा पारंपरिक अर्थवाद तथा समकालीन आधुनिक अर्थवाद अथवा नव अर्थवाद। प्राचीन पारंपरिक अर्थवाद। पारंपरिक अर्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस विशाल विश्व दृष्टिकोण या प्रतिनिधित्व करता है जो कि अनेक पीढ़ियों के योगदान ने विकसित हुआ। इनमें थियोसिडाइडस मैकेवली तथा E.H. कार से लेकर हंस मॉर्गेंथो तक अनेक विद्वान शामिल हैं। अर्थवाद को द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत निश्चित रूप से कॉर्गेंथो के नाम के साथ संबंध किया जाता है। प्राचीन अर्थवाद का मूल मंत्र यह है कि यह पूर्व मान्यता पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य कभी न समाप्त होने वाले शक्ति के लिए संघर्ष का प्रतीक है। इस संघर्ष की जड़ें मानव प्रकृति में पाई जाती हैं। इस संरचना में न्याय, कानून तथा समाज का या तो कोई महत्व नहीं है या उन्हें वृत्त खींचकर परिमित सर्कमस्क्राइब कर दिया गया है। प्राचीन अर्थवाद यह मानता है कि सिद्धांतों को नीतियों के अधीन कर दिया जाता है। किसी भी राजनेता का कौशल इस बात से निर्धारित होता है कि वह विश्व राजनीति की बदलती शक्ति संरचना के अनुसार स्वयं और अपने देश की ढाल ले। पारंपरिक अर्थवाद एक उपागम के रूप में दोनों विश्व युद्ध के मध्य की अवधि में अधिक विकसित हुआ। ऐसा उस समय हुआ जबकि विद्वानों की एक नई पीढ़ी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नवघटित घटनाओं की व्याख्या करनी शुरू की। पारंपरिक अर्थवादी शब्द उन विद्वानों के लिए प्रयोग किया गया जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले उसके तुरंत बाद लिखना शुरू किया। अर्थवादियों की अपनी विशेषता है कि वे मानव प्रकृति का मूलतः नकारात्मक चित्रण करते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख विद्वान रोनाल्ड नेबूर, निकोलस स्पिक्समैन तथा हंस जे मॉर्गेंथो तथा उनके जैसे अन्य विद्वानों का विश्वास है कि शक्ति के लिए लालसा मानव की प्रकृति में ही निहित है। दूसरे शब्दों में शक्ति प्राप्त करने की लालसा तथा वर्चस्व स्थापित करना मानव प्रकृति की मूल विशेषता है। इसी का अनुसरण करते हुए राज्यों का व्यवहार भी स्वार्थी है, अहंकारी होता है, क्योंकि वह देश के निवासियों की प्रकृति का प्रतिबिंब मात्र होता है। यह मानव स्वभाव का ही परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूल रूप से शक्ति की राजनीति होती है। अर्थवादियों का विश्वास है कि मानव प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए वह विश्व राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन की संभावना के बारे में अत्यंत निराशावादी है। परिणाम स्वरूप वह कूटनीति के पारंपरिक सिद्धांतों अर्थात